नमस्कार, स्वागत है आपका द ताजा मेल न्यूज चैनल पर। चलिए जानते हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरें जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसे गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाती। बहुत से भाई वीडियो देखते तो हैं लेकिन कमेंट करना तो दूर, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। बहरहाल आपकी मर्जी दोस्तों, हार गया इजराइल। जी हां, ईरान के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू जंग हार चुके हैं। ये मैं नहीं, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने अपने ही देश की मीडिया पर बैठकर यह बात बोली है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जंग जीतना ही नहीं जानती। न तो गाजा में इजराइल जीत पाया, ना ही लेबनान में, और अब ईरान के साथ भी यही हाल है। बेंजामिन नेतन्याहू कहीं पर भी पूरी तरह से जीत नहीं पा रहे हैं। गाजा में 2.5 साल तक जंग चली लेकिन गाजा को कब्जे में नहीं कर पाए, लेबनान से हिजबुल्लाह को नहीं भगा पाए और अब ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन भी नहीं करा पाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से जंग हार चुके हैं। और यह बात अब सिर्फ ईरान या अरब दुनिया नहीं कह रही, बल्कि खुद इजराइल के अंदर बैठे हुए लोग कह रहे हैं। दोस्तों, यही हकीकत है। इजराइल अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझता है, जिसे चाहता है, जहां पर चाहता है हमले करके मार देता है और उसको जंग का नाम दे देता है। लेकिन पहली बार सामना बड़ी ताकत से हुआ है। पहली बार सामने कोई ऐसा देश आया है जो सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि जवाब भी दे रहा है। लेबनान के अंदर बैठा हुआ हिजबुल्लाह ही इनसे काबू में नहीं आ रहा था, जबकि हिजबुल्लाह को ईरान का ही चेला माना जाता है। तो फिर आप सोचिए, जब चेला ही इनसे नहीं संभल रहा तो उस्ताद को ये लोग कैसे हरा पाएंगे। बड़ी खबर यह है कि अब इजराइल के पास सैनिकों की कमी होने लगी है। जी हां दोस्तों, इजराइल की सेना बुरी तरह से थक चुकी है। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसका नाम है एयाल जमीर। यह आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस का चीफ है। इसका एक ऑडियो लीक हो गया जहां पर यह कैबिनेट की मीटिंग में कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमारी सेना पिछले 900 दिनों से युद्ध लड़ते लड़ते थक चुकी है। हमारे सैनिक बुरी तरह थक चुके हैं। हमारे पास सैनिकों की कमी भी हो गई है। अब दोस्तों, जरा यहां असली बात समझिए। हकीकत यह है कि ये 900 दिन से कोई बराबरी की जंग नहीं लड़ रहे थे। असल जंग तो इन्होंने ईरान के साथ 28 दिन से लड़ी है। उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले ये एक तरफा हमले कर रहे थे, बेगुनाह लोगों को मार रहे थे और बेगुनाह लोगों को मारने में इन्हें मजा आ रहा था। लेकिन अब जब सामना असली शेर से हुआ है तो सिर्फ 28 दिन में ही इनकी हालत खराब हो गई। अब कह रहे हैं कि हमारे सैनिक थक चुके हैं, हमारे पास सैनिकों की कमी हो गई है। यही फर्क होता है दोस्तों एक तरफा हमले करने में और असली जंग लड़ने में। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने इजरायली सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि आईडीएफ चीफ ने कहा है कि इजराइल को इस समय तकरीबन 15,000 सैनिकों की जरूरत है। इनमें से लगभग 7 से 8,000 लड़ाकू सैनिक चाहिए, यानी सीधे मोर्चे पर लड़ने वाले जवान चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त इजराइल के पास सैनिकों की भारी कमी महसूस हो रही है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब कोई देश हर तरफ जंग खोल देता है तो एक दिन ऐसा आता है जब उसके पास ना आदमी बचते हैं, ना दम बचता है, ना हिम्मत बचती है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और सबसे ज्यादा नुकसान लेबनान में हुआ। इजरायली सैनिक एक तरफ ईरान के साथ लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान कहां हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है लेबनान के अंदर। वहीं पर हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों को बहुत ज्यादा मार रहा है, लेकिन खबरें बाहर नहीं आ पा रही हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल का मीडिया बहुत कुछ छुपाता है और पश्चिमी मीडिया उसका साथ देता है। यही वजह है कि सैनिकों की कमी हुई है। यही वजह है कि इजरायली सैनिक घबराए हुए हैं और यही वजह है कि इजरायली सेना अब खुलकर थकान की बात कर रही है। मरकावा टैंक लेकर घुसे थे, लेकिन हिजबुल्लाह ने कब्रिस्तान बना दिया। इजराइल के सैनिक हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लेबनान के अंदर मरकावा टैंक लेकर घुसे थे। मरकावा टैंक को इजराइल अपनी शान मानता है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में गिना जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में करीब 100 मरकावा टैंक हिजबुल्लाह तबाह कर चुका है। अब जरा सोचिए, जब 100 टैंक खत्म हो गए
और उन टैंकों के अंदर इजरायली सैनिक बैठे होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने इजरायली सैनिक मारे गए होंगे। एक मरकावा टैंक की कीमत करोड़ों डॉलर में होती है। लेकिन असली नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं है, असली नुकसान मनोबल का है। जब आपका सबसे मजबूत टैंक भी दुश्मन के सामने टिक नहीं पा रहा तो फिर आप दुनिया को क्या दिखाएंगे, कैसे कहेंगे कि आप जंग जीत रहे हैं। दोस्तों, इतना सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी इजराइल लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है और हर बार की तरह इस बार भी नाकाम है। हिजबुल्लाह सालों से खत्म नहीं हुआ, अब ईरान को क्या खत्म करेंगे? आज से नहीं, सालों साल से इजराइल की हिजबुल्लाह के साथ जंग चल रही है। लेकिन क्या हिजबुल्लाह खत्म हुआ? नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि जो ताकत सालों से लेबनान में बैठी हुई है और इजराइल उसको खत्म नहीं कर पाया, वह ईरान जैसे बड़े और ताकतवर देश को कैसे खत्म करेगा? ना गाजा को जीत पाए, ना लेबनान को जीत पाए और ना ही अब ईरान को ये लोग जीत पाएंगे। कुछ भी कर लें, ईरान को इजराइल हरा नहीं सकता। इजराइल के एक और पूर्व प्रधानमंत्री ने भी साफ कह दिया, ईरान को हराया नहीं जा सकता। एहूद ओलमर्ट, यह 2006 से 2009-12 है के बीच इजराइल का प्रधानमंत्री था। इसने साफ कह दिया है कि ईरान को कोई खत्म नहीं कर सकता और नेतन्याहू को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी दोस्तों, अब इजराइल के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं कि नेतन्याहू की जंग की रणनीति फेल हो चुकी है। कुछ भी कर ले नेतन्याहू, लेकिन ईरान को हरा नहीं सकते। उल्टा ईरान के साथ जंग में नेतन्याहू इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। तो तमाम इजरायली नेताओं को यह बात अब साफ दिख रही है कि नेतन्याहू पिछले कई साल से जंग पर जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इजराइल की जीत का झंडा नहीं लहरा पाए हैं। अरब देशों का शुक्रिया अदा करना चाहिए नेतन्याहू को। दोस्तों, सच तो यह है कि नेतन्याहू को अरब देशों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर सारे अरब देश ईरान के साथ मिलकर खड़े हो जाएं, तो इजराइल का क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अमेरिका ने इजराइल की खातिर तमाम अरब देशों को अपने प्रभाव में बांध रखा है। यही वजह है कि कई अरब देश खुलकर ईरान के साथ नहीं आ रहे, वरना आज तस्वीर कुछ और होती। अब सबका फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर है। अब इस जंग का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, क्योंकि ईरान ने वहां अपना पहरा बहुत मजबूत कर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मालवाहक जहाज वहां से गुजर रहा था। ईरानी सेना ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं रुका। कहा जा रहा है कि उसके बाद ईरानी सेना ने उस पर हमला कर दिया। जहाज में आग लगते हैं, लेकिन अगर अब देश के दित्तें गई, पूरा का पूरा जहाज जल गया। अब अगर इस तरह से जहाज जल गया तो जाहिर सी बात है वह बचेगा तो नहीं, समुद्र में डूबेगा ही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से नुकसान सिर्फ एक देश को नहीं हो रहा, नुकसान सभी को हो रहा है। यूरोप को भी हो रहा है, अरब देशों को भी हो रहा है, दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। यूएई ने बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बल बनाने की बात कही है। बड़ी खबर यह है कि यूएई की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया है। कहा गया है कि दुनिया के तमाम देश मिलकर आएं, अरब देश भी आएं, दूसरे देश भी आएं और एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बल तैयार किया जाए ताकि सब मिलकर ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सकें। लेकिन दोस्तों, अभी तक यूएई को सिर्फ बहरीन का साथ मिला है, बाकी कोई भी देश खुलकर साथ देने की बात नहीं कर रहा है। और यही इस जंग की सबसे बड़ी बात है और यही ईरान की सबसे बड़ी जीत भी है। ट्रंप ने नाटो को बुलाया, लेकिन कोई देश सामने नहीं आया। ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत यह रही है कि जब अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों को साथ लाने की कोशिश की, तो नाटो का एक भी देश ईरान के खिलाफ लड़ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं आया। यूरोप से कोई भी देश नहीं आया जो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ सीधे टकराव में उतर सके। अब अरब देश भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह रास्ता खुल जाए, लेकिन वे भी खुलकर सामने आने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको ईरान के हमलों का डर है, सबको नुकसान का डर है, सबको पता है कि अगर सीधे भिड़ गए
तो आग उनके घर तक भी पहुंचेगी। कुवैत से भी बड़ी खबर है दोस्तों, अब बड़ी खबर कुवैत से आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के ड्रोन ने मुबारक अल कबीर बंदरगाह को निशाना बनाया है। वहां पर भारी नुकसान की खबरें हैं और कुवैत के अंदर जो अमेरिकी बेस बना हुआ था उसके भी गंभीर नुकसान की बातें सामने आ रही हैं। यानी दोस्तों, ईरान सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि यह भी दिखा रहा है कि अगर उसके खिलाफ मोर्चा खोला गया तो वह पूरे खाड़ी क्षेत्र को असुरक्षित बना सकता है। आईआरजीसी की खुली चेतावनी, अमेरिकी ठिकानों से दूर हो जाओ। फिलहाल इसी बीच आईआरजीसी की तरफ से खाड़ी देशों के लोगों को एक और चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि अगर आप अमेरिकी ठिकानों के करीब रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं तो आप तुरंत वहां से हट जाएं, क्योंकि हमारा हर टारगेट अमेरिकी सैनिक हैं। वे कहीं पर भी होंगे, हम उन्हें निशाना बनाएंगे और ऐसे में आपको भी नुकसान हो सकता है, इसलिए पहले ही वहां से निकल जाएं। दोस्तों, यह सिर्फ धमकी नहीं है, यह साफ संदेश है कि अब जंग सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रही। अब हर वह देश खतरे में है जो अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने दे रहा है। यूक्रेन और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता, इसी बीच खबर आ रही है कि यूक्रेन और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है। दोनों देशों ने सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब दोनों देश एक दूसरे की किसी ना किसी रूप में मदद करेंगे। फिलहाल माना जा रहा है कि इसमें सऊदी अरब की सुरक्षा जरूरतें ज्यादा अहम हैं और यूक्रेन अपनी सैन्य तकनीक या अन्य स्तर पर कुछ मदद कर सकता है। अब सुनिए वह बात जिसके बाद आप भी ईरान की हिम्मत को सलाम करेंगे। दोस्तों, अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप भी ईरान की हिम्मत को सलाम करेंगे। ईरान की जगह अगर मिडिल ईस्ट का कोई और देश होता तो इतने हमले झेलने के बाद कब का घुटने टेक चुका होता। दरअसल अमेरिका के पास एक बहुत खतरनाक मिसाइल है, टॉमहॉक मिसाइल। यह मिसाइल युद्धपोतों से छोड़ी जाती है, समुद्र के अंदर खड़े जहाजों से यह हमला किया जाता है। 2003 में जब अमेरिका ने इराक के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी तो उस युद्ध में तकरीबन 800 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस 28 दिन की जंग में ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ करीब 850 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर लिया है। जी हां, 850 टॉमहॉक मिसाइलें। इराक के अंदर कई सालों में जितनी मिसाइलें चली थीं, यहां 28 दिन में ही उतनी या उससे ज्यादा चला दी गईं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ईरान कितना मजबूत है। ये लोग हमले भले ही कर रहे हैं ईरान के उन ठिकानों पर जहां पर हथियार रखे गए हैं, लेकिन उन हथियारों को पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रहे। 23 साल पहले और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। 23 साल पहले की टेक्नोलॉजी में और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त के हथियार आज जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन आज के हथियार बहुत ज्यादा आधुनिक, बहुत ज्यादा सटीक और बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। फिर भी ईरान इन सब का सामना मजबूती के साथ कर रहा है। यही वजह है कि आज ईरान को सिर्फ एक देश के रूप में नहीं बल्कि प्रतिरोध की ताकत के रूप में देखा जा रहा है। नतीजा क्या निकला? अगर पूरे हालात को एक लाइन में समझना हो तो बात साफ है। गाजा में इजराइल निर्णायक जीत नहीं सका, लेबनान में हिजबुल्लाह अब भी खड़ा है, ईरान झुका नहीं, इजराइल के सैनिक थक चुके हैं, सैनिकों की कमी पड़ रही है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री खुद नेतन्याहू की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका के निर्णायक थी सहयोगी भी सीधे मोर्चे पर उतरने से डर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने पूरी दुनिया को दबाव में डाल दिया है। तो फिर सवाल उठता है, क्या सच में जंग इजराइल जीत रहा है या फिर हकीकत यह है कि नेतन्याहू ने जंग शुरू तो कर दी लेकिन अब उससे निकल नहीं पा रहे?